ओके फाइन। तो चैप्टर 12 तो हम स्टार्ट कर ही रहे हैं। उससे पहले यहाँ पे ये चैप्टर 3 का ये बहुत ही काम का इम्पोर्टेंट सम जो है वो अभी हम यहाँ पे एक अलग मेथड से कराने वाले थे। ओके, काफी टाइम से मुझे डिस्कशन में लेना था पर वो रह जाता था। आई होप सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ओके, मुझे आप नहीं दिख रहा है, मैं भी आपको नहीं दिख रहा हूँ, पर एटलीस्ट आप बोलेंगे तो मैं सुन पाऊंगा। ओके, तो ऋषि, सलोनी, बंसरी सबको आवाज़ सुनाई दे रही है? यस Yes, सर। sir. यस दैट्स ग्रेट। सर। ओके गुड। अब देखिएगा यहाँ पे आपको ये स्क्रीन दिख रहा होगा, राइट? तो यहाँ पे ये इलास्ट्रेशन सबको याद होगा, बरोबर? चलो, ये फिगर देखकर कोई बताता है, याद है किसी को I1, I2 और I3 की वैल्यू क्या है? नोट्स देखकर नहीं है भाई, वरना तो नोट्स देखकर बताएंगे सर I1 का ये, I2 का ये, I3 का है। अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है दिस क्वेश्चन इज प्रिपेयर्ड? देन टेल मी कि अगर मैं अभी आपके सामने एक क्वेश्चन रखूं तो कितने लोग हैं जिसको ये अभी के अभी कर पाएंगे? इफ यू कैन डू देन प्लीज रेज योर हैंड कि हाँ मैं ये कर पाता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं, ये बोर्ड में भी पूछा गया है और काफी बार पूछा जाता है। ओके, लास्ट ईयर काफी सारे स्कूल्स ने प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा था। ओके फाइन। तो देखिए 25 या 30 लोग हैं, उसमें से 10 स्टूडेंट्स ने कहा, 30 में से 3। ओके, सो इट्स अ टेस्ट 10%। ओके, तो यहाँ पे आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही काम का है। चलो, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में क्या इजी पार्ट है वो मैं बता दूं। वैसे आप में से काफ़ी लोगों को अब किरचॉफ जो है उसमें प्रॉब्लम नहीं होता होगा। अगर उसमें अभी भी प्रॉब्लम होता हो तो आप चैप्टर 3 का जो भी वीडियो है उसको फिर से देखिए और किरचॉफ जो है उसको समझने का ट्राई करिए, ठीक है? मान लो जिस किसी को किरचॉफ में प्रॉब्लम नहीं है वो उसके आगे पॉइंट बता दे। देखो यहाँ पे आपको जब भी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो तो उसको इजी करने का एक सिंपल सा तरीका क्या है, तो कि सबसे पहले तो आप देखो कि बैटरीज कितनी है, तो कि बैटरी यहाँ पे 2 है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे कितने अलग अलग टाइप के करंट लिए गए हैं, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 टाइप के अलग अलग करंट है, एक I1 है, एक I2 है और एक यहाँ से या I3 है, राइट? तो जितने करंट अलग अलग होंगे उतने इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे कितने कैसे लूप लेंगे, तो ADCA यानी एक ये लूप ले लिया। दूसरा ये पॉजिटिव बैटरी से यानी यहाँ से ये एक लूप ले लेता हूँ और ये एक लूप ये ले लेता हूँ। चलो, आप में से कोई बताएगा कि मैं ये जो डायरेक्शन मैंने लिया हुआ है, जैसे कि ये मैं कहता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, ये मैं कहता हूँ क्लॉकवाइज, ये मैं कहता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, राइट? तो क्या मैं इसको अलग डायरेक्शंस के ये जो डायरेक्शंस है उसको मैं अलग ले सकता हूँ, हाँ या ना? Yes, sir. यस यस सर। सर। तो भी मुझे सेम टू सेम ही मिलेगा, हाँ या ना? Yes, sir. यस यस सर। सर। तो सबसे पहले हर एक स्टूडेंट को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है उसको हम कहते हैं, हमने आर्बिटरी सिलेक्ट किया है, मतलब हमारी इच्छा अनुसार हमने लिया हुआ है। आप कोई भी डायरेक्शन उल्टा भी लो तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, राइट? हाँ, हो सकता है प्लस माइनस का फर्क आएगा, तो उससे तो पता ये चल जाएगा कि ऑलवेज करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ से शायद हमने लोअर से हायर ले लिया होगा, इसलिए साइन कन्वेंशन शायद नेगेटिव आएगा, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैं ऐसा मान के चलता हूँ जिन लोगों का ये क्वेश्चन प्रिपेयर है उसको तो आता ही है, जिसका नहीं प्रिपेयर है उसको ये पॉइंट क्लियर होगा कि भाई 3 लूप लेने हैं, ये 3 इक्वेशंस बन गए, ये दूसरा लूप ले लिया। ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ जर्नी करंट कैसा लेना है, चलो फटाफट बोलते जाइएगा, रिस्पॉन्स जल्दी जल्दी दीजिएगा। इन द डायरेक्शन ऑफ जर्नी करंट कैसा लेना है, Positive. Positive. पॉजिटिव। अपोजिट डायरेक्शन कैसा लेना है, Negative. नेगेटिव। बैटरी अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जाता हूँ तो कैसा लेना है? पॉजिटिव। Positive. पक्का सबको समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर। हाँ, Yes, sir. अब इस बातों को किस तरह से मैं समझाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, क्या हमें हमारे पेरेंट्स ने ऐसा सिखाया है कि किसी का झूठ मूठ का पैसा कहीं पे गिरा हुआ मिले, या तो जो हमारा पैसा ना हो वो लेना नहीं चाहिए। इट्स अबाउट है गुड क्वालिटी। ओके, इसको हम कहते हैं अच्छे संस्कार। अगर हमें किसी का कहीं से 50 रुपया मिल गया, 10 रुपये का नोट मिल गया, हम ले लेते हैं या तो कोई गरीब को दे देते हैं, हम अपने पास नहीं रखते हैं, ये अच्छी बात है। तो क्या, हाँ अच्छी बात है। ओके, ऐसा जनरली हम मानते हैं।
हाँ, कोई कहेगा कि सर अगर 2000 का एक बंडल मिल जाए तो उसके ऊपर हमें इंडिविजुअली सोचने का कि क्या करना है। ओके, अब वो रखना है नहीं रखना है वो हर एक पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। बट आइडियल चीज क्या है? तो क्या आइडियल चीज ये कहती है कि जो हमारा नहीं है वो हमें नहीं लेना चाहिए। उसी तरह से दैट्स वी कॉल्ड एज एथिक्स कि हमने उसको पकड़ के रखा है। अब उसी तरह से यहाँ पे भी ये जो रूल्स रेगुलेशंस है ना, उस रूल्स रेगुलेशन को हमने पकड़ के रखा है। अगर आप साइन कन्वेंशन उल्टा कर दो तो ज्यादा से ज्यादा क्या फर्क पड़ेगा? जो पॉजिटिव हो कैसा हो जाएगा? Negative. Negative. नेगेटिव हो कैसा हो जाएगा? Positive. Positive. और Positive. ओवरऑल पूरा का पूरा इक्वेशन कैसा बनेगा? सेम टू सेम ही बनेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में ये 100% क्लियर होना चाहिए। और जब ये चैप्टर 3 समझा था तब भी मैंने ऐसा कहा था कि आप एक बात को पकड़ के चलो, इन द डायरेक्शन साइन कन्वेंशन अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी करे अपने को उससे लेना देना नहीं रखने का, और आपको अपने हिसाब से ही उसको ट्राई करने का। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? Yes. Yes, sir. चलो, अब हमारी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। जो पॉइंट मुझे सिखाना है वो ये कि मान लो मेरे पास यहाँ पे 3 इक्वेशंस बन गए। एक बन गया 7i1 माइनस 6i2 माइनस 2i3 इज इक्वल्स टू 10। ओके, दूसरा इक्वेशन मुझे मिल रहा है i1 प्लस 6i2 प्लस 2i3 इज इक्वल्स टू 10। तीसरा इक्वेशन मुझे मिल रहा है 2i1 माइनस 4i2 माइनस 4i3 इज इक्वल्स टू माइनस 5। बरोबर, ये 3 इक्वेशंस हो गए। और जश याद आया? Yes, sir. हाँ, मैं तुझे हर वक्त याद करता हूँ जब भी ये लाइन देखता हूँ ना तो। ओके, मतलब क्या? तो कि यहाँ पे तो ऐसा लिख दिया ऑन सॉल्विंग इक्वेशंस 1 2 एंड 3। Now genuinely please raise your hand if you genuinely solve this all 3 equations and if you got this i1 i2 and i3 1 2 3। फटाफट रेज हैंड करेगा तो मुझे फटाफट कैलकुलेशंस यहाँ पे पता चलेगा। 6 7। ओके, फटाफट डू इट फास्ट। ओके 11। ओके फाइन। अब मैं ऐसा मान लेता हूँ कि आउट ऑफ 31 भी अगर 10-11 स्टूडेंट्स ने ही उसको जेन्युइनली सॉल्व किया है, बट आई डेफिनेटली लाइक योर ऑनेस्टी। ठीक है, मुझे एज ए स्टूडेंट आपका ऑनेस्टी अच्छा लगा, झूठ मूठ नहीं कहने का। ओके, तो देखो सबसे पहला पॉइंट कि ये ऑन सॉल्विंग इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका ओके समटाइम्स इट इज़ जस्ट लाइक दैट, काफ़ी बड़ा तरीका होता है। पर क्या करने का? तो कि उसको दिमाग में अच्छी तरह से सेट कर देने का। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है तो इसको आप मैट्रिक्स कहते होंगे, जो लोग मैथ्स वाले हैं उसको पता होगा। 7 1 2 माइनस 6 6 माइनस 4 माइनस 2 2 माइनस 4। इसके अननोन वैल्यूज है i1 i2 एंड i3। और यहाँ पे अब ये जो वैल्यू है 10 10 एंड माइनस 5, इसको कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, दिस इज ए कांस्टेंट वैल्यू जो इस साइड ही रहने वाली है। अब क्या करना है तो कि सबसे पहले इसको समझा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ए डेल्टा। डेल्टा यानी ये जो एक्चुअल 3 वैल्यूज है उसका सॉल्यूशन। तो चलो फटाफट जिसको आता है वो बोलता जाए। हम फिजिक्स के हिसाब से डिटरमिनेंट आपको याद होगा, तो उसके Yes. हिसाब से इसको सॉल्व करते जाना है। 6 4 जा 24 माइनस Minus. माइनस प्लस 2 8 आ जाएगा। थोड़ा सा मेरे से एक स्टेप आगे चलते जाइएगा, आप कैलकुलेटर से इसको फटाफट कैलकुलेट करते जाइएगा, तो जब भी मैं कुछ पूछूं तो आप इजीली रिस्पॉन्स कर सको। ठीक है, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिया, आई होप समझ में आता होगा। यहाँ पे मैंने एज इट इज लिया हुआ है, मैं जिस तरीके से समझाया है तो बायोलॉजी वाले को भी कंफर्ट रहे, इसलिए जैसा मैंने सिखाया वैसा मैं ले रहा हूँ। 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 4। ओके, ये -2 आ गया, यहाँ से आ जाएगा -4 एंड 6 2 जा 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 -24 एंड 8, सो दैट विल बी -16 -6 4 4 प्लस 4 8 एंड -2 एंड वो हो जाएगा -16। ठीक है, चलो अगर जिस किसी ने इसको फटाफट सॉल्व कर दिया है
तो मुझे डायरेक्ट आंसर बताएगा, सो दैट विल बी गुड फॉर मी। मैं इसको थोड़ा जल्दी कर पाऊंगा। 16 इंटू 7 विथ माइनस साइन, 6 8 जा वो अपने को आ जाएगा, माइनस साइन रहेगा, 16 2 जा प्लस 32 हो जाएगा। तो ये जो भी वैल्यू आता है उसमें से 32 है वो सब्ट्रैक्ट करो और मुझे बताओ कि इसका क्या वैल्यू आता है। -128। -128 पक्का? Yes, sir. ओके फाइन, चलो। सर हाँ सर वो जो -6 इंटू लिखा है सर, उसमें -4 नहीं होगा? हाँ सर, -4 आएगा। एक सेकेंड। हाँ, मीन्स 2 2 +48। 4 कहाँ पे? सर -6 इंटू 4 + 4 लिखा है ना? हाँ तो वो माइनस आ जाएगा ना, 2 2 जा 4। आप दोनों मैथ्स वाले हैं? यस यस हाँ। सर। हाँ, इसलिए ताकि आपने फिजिक्स में जो मैंने सीखा है ना वो आप भूल चुके हैं। अब आपको जो मैथ्स वाले ने सिखाया ना वो आपको याद है। ओके। Achut, sir. हाँ बराबर माइनस कॉमन लीधेलो છે। हाँ 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 हाँ, वो तो मैं समझ, इसलिए तो मैंने सीधा क्वेश्चन क्या पूछा कि मैथ्स वाले हैं तो क्या। हाँ, फिजिक्स वाले बेचारे पहले सिखाते हैं पर आपको याद मैथ्स वालों का ही होता है, ताकि रेपिटेशन वहाँ पे ज्यादा होता है ना, इसलिए। ओके, तो वो तो सेम ही रहेगा, जस्ट उससे कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। तो 128 विद माइनस साइन आया। हेलो, चलो मैं ऐसा Yes, मान लेता sir. हूँ आपका 128 आया। माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है, मान लो यहाँ पे वो हमारा मॉड्यूलस का वैल्यू है 128, दैट इज कॉल्ड एज एक परफेक्ट वैल्यू हमें मिला। फर्स्ट पॉइंट। अब क्या करना है देखो, अब यहाँ पे आपको ध्यान से जो मैं बात बताऊं उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट करते जाइएगा। जो लोग इसको अभी समझना चाहते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट है वो ले ले, ताकि अभी मैं इसको यहाँ से हटाकर दूसरी चीज है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, स्पेशली जिन लोगों को मैट्रिक्स नहीं आता है उसको स्क्रीनशॉट लेकर अच्छी तरह से समझ लेना पड़ेगा, या तो इस वीडियो को थोड़ा एक दो बार और रिपीट करके देखिएगा। जिसको मैट्रिक्स आता है दे अंडरस्टैंड माय पॉइंट वेरी वेल। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या करने का, तो कि ये जो इक्वेशंस यहाँ पे बने हुए हैं, ओके, उस इक्वेशंस का आपको यहाँ पे एक जनरल सॉल्यूशन निकाल लेने का, जो मैंने यहाँ पे निकाल लिया, दैट इज 120। क्लियर? अब मेन खेल स्टार्ट होगा, और वो मेन आइडिया क्या लेना है? मेन आइडिया ये लेना है कि अब जब मुझे I1 वैल्यू की जरूरत हो, ओके, तो मुझे I1 वैल्यू की जरूरत हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जैसा ये डिटरमिनेंट बना ना, उस तरह से मुझे फर्स्ट कॉलम को हटाकर, आई रिपीट, फर्स्ट I1 की वैल्यू चाहिए, I1 दैट्स फ्रॉम द फर्स्ट वन, तो उसको हटाकर मुझे वहां पे लेना है 10 10 -5 -6 6 -4 एज इट इज, -2 2 -4 एज इट इज। इसका एक सॉल्यूशन बनेगा, हाँ या ना? हाँ। ओके, जैसे ये बनाया था ना परफेक्ट, वैसा ही सॉल्यूशन बनेगा। ओके, तो इसके हिसाब से जो मुझे मिला उसको मैं कह देता हूँ डेल्टा I1 या तो डेल्टा L1, जो भी आप नाम देना चाहो वो। तो अगर आपको I1 का वैल्यू चाहिए तो इस वैल्यू को, ये कॉमन जो डेल्टा आता है उससे आपको क्या कर लेने का, डिवाइड कर देने का। आई रिपीट माई होल पॉइंट। हाँ, चलो, यहाँ पे ये आपने क्या किया, तो कि तीनों इक्वेशंस लिखे, राइट? ये यहाँ पे उसके इक्वल टू का वैल्यू था वो भी लिखा, राइट? अब यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी ये I1 की वैल्यू, ये I2 की वैल्यू, ये I3 की वैल्यू आपने ऐसा लिख दिया। उसको आपने सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, जैसे वो जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं ना, वो डिटरमिनेंट हम काफी बार कर चुके हैं, राइट? तो ये उसके जैसा एक सॉल्यूशन हमें मिल गया, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब क्या करने का, तो कि यही मैट्रिक्स यूज करना है, पर अगर मुझे फर्स्ट वैल्यू चाहिए तो मैं फर्स्ट कॉलम को हटाकर उसकी जगह पे मैं 10 10 और -5 यहाँ पे लिख दूं, और अब इसका मैं एक्सपांशन करूँ। चलो, कोई मुझे आइडिया देना चाहेगा कैसे एक्सपांशन होगा? फर्स्ट टर्म क्या बनेगा इसका? हेलो, इसका फर्स्ट टर्म बनेगा 10 इंटू 6 4 24 -2 4 8। दूसरा टर्म क्या बनेगा, -6 इंटू 2 5 एंड 10 4 ज़ा
आई होप समझ में आता होगा, और नहीं आता हो, जहाँ पे भी नहीं आता हो वहाँ से प्लीज़ पूछिएगा, ताकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी सिंपल मेथड है। ओके, सिंपल मेथड के लिए आपको थोड़ी कैलकुलेशंस वो लंबी करनी पड़ेगी। 6 4 ज़ा 24, माइनस माइनस प्लस, 2 4 ज़ा 8। उसके बाद सेकंड टर्म में आया -6, 5 ज़ा 10 पर माइनस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ गया 40, यहाँ पे आ गया -2, 10 -4 -40, माइनस माइनस प्लस, 6 5 ज़ा 30। तो इसका सॉल्यूशन कोई बताएगा क्या आएगा? अगर आप बताएंगे थोड़ा फटाफट तो काम आसान हो सकता है मेरा। सर मॉड्यूलस के साथ हाँ, मॉड्यूलस के साथ। 320। ओके चलो, मैं यहाँ पे जस्ट फॉर रेफरेंस लिख देता हूँ, ये आएगा -16। ओके, यहाँ पे -6, यहाँ पे आएगा 30, -2 और यहाँ पे आएगा -10, राइट? क्या आया दोस्त? 320। 320। चलो 320 डिवाइड बाई 128 करो तो 2.5। 2.5. 2.5। देखो तो क्या है I1 का आंसर। आई बात समझ में कुछ कुछ? यस सर। अब देखिएगा, अब मेथड को कैसे रिपीट करना है कि ये I1 मिल चुका, अब मुझे I2 ढूंढना हो तो कोई मुझे इसमें से हिंट देना चाहेगा कैसे करने का? सेकंड कॉलम रिप्लेस करना है। हाँ हाँ, मतलब क्या? तो क्या देखो, फर्स्ट कॉलम में क्या क्या था मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट कॉलम यहाँ से भी बना सकते हैं, 7 1 2। अब I2 चाहिए, इसलिए सेकंड कॉलम ये जो बनाई ना वो हटा देने का, उसकी जगह पे कांस्टेंट वाली कॉलम 10 10 -5, यहाँ पे आ गया -2 2 -4 इज इक्वल टू 7, 2 4 ज़ा -40, माइनस माइनस प्लस, 5 2 ज़ा 10। ओके, यहाँ पे आ जाएगा +10, 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस +4, -2 -5 माइनस माइनस सॉरी 20 माइनस रहेगा। चलो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, कुछ कैलकुलेशंस में थोड़ा आगे रहिएगा। 7 ये हो जाएगा -30, 10 ये हो गया, सॉरी 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 सॉरी, 4 + 4 दैट विल बी 8, और उसके बाद आएगा -2 एंड -25। तो 130 और 210, तो यानी बचेगा 210 और 130 है ना, 80 आई थिंक, 80। राइट? तो चलो 80 डिवाइड बाय 128 करो। 0.625। 0.625, ठीक है, और 5/8 करो। 0.625। आ गया आंसर सेम टू सेम। ओके, मतलब क्या, तो कि ये शायद आपको थोड़ा बड़ा बड़ा दिखता है। ओके, बट यहाँ से मुझे पता चल गया 30 में से 10 स्टूडेंट्स ने सच में सॉल्व किया, यानी 33% ने तो ये सॉल्व ही नहीं किया। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आप ये 3 मार्क का या 4 मार्क का क्वेश्चन हो तो आप यहाँ से 1.5 या 2 मार्क जाने देना चाहते हो, क्यों? तो कि ऐसा सॉल्व कौन करे, और आप उस एमसीक्यू के पीछे पड़े रहते हो जिसका कोई श्योरिटी ही नहीं है। आप 500 एमसीक्यू करोगे तो भी उसमें से कितना आएगा उसका तो कोई पता ही नहीं है। पर हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या हाँ, उसमें सॉल्व करने के 2 मार्क होंगे तो क्या हाँ, तो क्या उसके ऊपर एफर्ट डालेंगे तो क्या ना, क्यों? तो क्या यार वो सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा जाता है। अरे पर टाइम ज़्यादा जाता है पर मार्क भी तो देता है। सो आई थिंक ये मेथड जो है वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। I3 कैसे फाइंड करेंगे? थर्ड कॉलम कॉलम को रिप्लेस। चेंज कर देंगे। थर्ड कॉलम को रिपीट कर देंगे। तो जिसको ये फिर से समझना हो वो खुद रिपीट कर सकता है वीडियो को, या तो फिर से थोड़ा दिमाग लगाएगा, या तो जिन लोगों को मैट्रिक्स पता है कैसे करता है काम तो उसके लिए भी वो आसान सा हो सकता है। तो आई इंसिस्ट कि आप ये क्वेश्चन जो है उसको उसी तरह से ट्राई करिएगा, ठीक है? चलो अब यहाँ पे हमने क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच पढ़ा,
हेलो, यस सर। सर। हाँ, बोहर क्वांटाइजेशन भी आई थिंक हमने पढ़ा था, राइट? अब आज हमें यहाँ पे बोहर पोस्टुलेट्स के ऊपर काम करना था, राइट? यस सर। यस ओके सर। फाइन। चलो, मैंने कहा था कि ये क्वेश्चंस पढ़ के आएगा। चलो, आप में से कोई बताएगा क्या है बोहर पोस्टुलेट्स? हेलो, आपने पढ़े, किसी ने लिखे हैं? वैसे केमिस्ट्री वाला याद हो तो भी चलेगा। हाँ सर। हाँ, तो बताइए क्या है बोहर पोस्टुलेट्स? सर प्लानिटरी मॉडल है एटम का, और उसमें फिक्स्ड स्टेट्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स कहते हैं उसको। ओके और उनकी फिक्स्ड एनर्जी होती है, और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ती है उसको बाहर ओके निकालने के लिए। ओके। और कोई और इनपुट्स, कोई और इंफॉर्मेशन की जरूरत रहेगी उसमें? चलो, बोहर के ये पोस्टुलेट से हमें क्या क्या हेल्प मिला? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आपने ये पोस्टुलेट्स देखे हैं या तो केमिस्ट्री वाले भी याद है तो आप उसको इजीली रिलेट कर पाओगे। अब मेरी बात को अच्छी तरह से और ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे ये जो बोहर जो थे, निल्स बोहर, ओके, तो उसका ये जो यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स बताया है, जिसमें न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, क्वांटम कंडीशन, स्टेशनरी ऑर्बिट और फ्रीक्वेंसी कंडीशन, से 4 जो पॉइंट कवर किए हैं, उसको आप एकदम सिंपल तरीके से समझने जाओ तो मेरे हिसाब से 2 पॉइंट जो है वो ज्यादा दिमाग में आपको अच्छी तरह से रखने चाहिए। नंबर 1 कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा, एनर्जी ऑलवेज E2 माइनस E1 होगा, जिसमें E2 और E1 क्या है उसको मैं समझा रहा हूँ। एटम कैन emit और absorb radiation in the form of a discrete energy। अब इसके लैंग्वेज को अभी मैं सीधा सीधा पढ़ रहा हूँ पर उसको समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। Energy photons only when an electron jump from higher to lower orbit or from a lower to higher orbit, respectively E1 and E2। तो E1 at higher level and E2 at lower level। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लो आपके पेरेंट, फादर मदर कहीं पे जॉब कर रहे हैं, ओके, तो 2 चीजें हैं। और अगर उस जॉब को स्विच ओवर करके अपना बिजनेस करने वाले हैं, ऐसा वो सोच रहे हो, और आप इतने बड़े हो कि आप उसकी बातों को थोड़ा समझ सको, तो आप उसको रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे कितना मजेदार कहा कि हमें जो भी एनर्जी मिलेगा, डिस्क्रीट एनर्जी, ओके, बाय द फोटोन, वो एनर्जी तभी मिलेगा व्हेन इलेक्ट्रॉन विल जंप। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपको ऐसा न्यूज़ मिला कि जकरबर्ग जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है वो बंद कर रहे हैं, तो एज ए लिटिल माइंड आप क्या सोचोगे कि वो ऐसा क्यों करेगा? एनी आइडिया, एनी गेसेस? Lack of लैक ऑफ popularity. ओके, पर अभी तो काफी पॉपुलर है, फेसबुक है या व्हाट्सएप, उसने तो व्हाट्सएप ले लिया, इंस्टाग्राम ले लिया, फेसबुक तो चल ही रहा है, तो काफी पॉपुलर है। दो चीज हो सकती है सर, या तो वो कोई और बड़ी कोई चीज कर रहा हो, या फिर उसको मतलब बस अभी हो गया उसका, तो दो चीज हो सकती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो पहली वाली चीज, फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपका कोई फ्रेंड है, कजिन है, ओके, या तो आपके पेरेंट हो सकते हैं, कि मान लो कोई एक जगह पे, ओके, उसका पोजीशन है वो मैनेजर का है और वो मैनेजर का जॉब छोड़ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि यार मैनेजर मतलब वो अच्छी पोस्ट है, वो उसको छोड़कर क्यों दूसरा जॉब चेंज कर रहे हैं? चलो, आपको क्या लग रहा है, ऐसी कोई पॉसिबल? दूसरी जॉब ज्यादा अच्छी होगी। आवाज नहीं आ रही है, हेलो? और अच्छी जॉब मिल जाए। पोस्ट मिल जाए। ओके, दूसरी जगह पे अगर उसको थोड़ा हायर पोस्ट मिल रहा हो, हायर पोस्ट का सीधा सीधा हमारा मतलब ज्यादा पैसे से है, राइट? बिकॉज ऑल वी आर वर्किंग फॉर द मनी, तो उसको ज्यादा पैकेज मिल रहा है तो वो जंप करेंगे। दूसरा कोई आइडिया? एनी अगर अदर मतलब वो गेसेस? जॉब ही चेंज कर रहे हैं तो फिर
या उनको सैलरी ज़्यादा मिल रही है, या फिर वो जो भी कंपनी है वो मतलब थोड़ी ज़्यादा ऊपर की लेवल के, मतलब जहाँ पे लोग उनको अलग से पहचान सके। वेरी कंफर्टेबल ना गुड, हो गुड पोस्ट पॉइंट, कम। गुड पॉइंट। बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉइंट भाई। देखो, ओके, वैसे आपके लिए क्वेश्चन मेरा पूछना थोड़ा अजीब हो सकता है, ताकि आप लोग अभी उस फेज में ही नहीं हो, बट जब आप उस फेज पे पहुंचोगे ना, तो समटाइम्स मनी नॉट मैटर्स। ओके, कि पैसा तो ठीक है, ये कंपनी भी देगी, वो कंपनी भी देगी, पर हम, ओके, एक कंपनी को छोड़कर, जैसे कि मैं अपनी बात करूं, तो जिस किसी को सीबीएसई स्कूल्स के बारे में पता हो, तो उद्गम दैट इज कंसिडर्ड टिल टुडे इट इज द बेस्ट स्कूल। ओके, बट फिर भी मैंने 2013 में उस स्कूल में रिजाइन कर दिया, ठीक है। तो जब भी मैं किसी को कहता हूँ कि मैंने रिजाइन कर दिया, तो वो पहला रिएक्शन यही होता है कि यार पागल है, रिजाइन कर दिया। हाँ, रिजाइन कर दिया, क्यों? हाँ, अगर स्कूल निकाल दे तो बात अलग है, तो हम तो रहना चाहते हैं, स्कूल ने निकाल दिया, पर मैंने रिजाइन कर दिया, क्यों? तो क्या इतना अच्छा जॉब था, रिजाइन क्यों कर दिया? तो कि देयर आर सम सर्टेन रीजंस, कि वहां पे मुझे जंप तो करना ही था। ओके, मुझे वहां से एनर्जी तो अच्छा मिल ही रहा था, बट वहां से मैं जंप करके क्या करने वाला था, तो कि आई कैन मूव फ्रॉम हायर टू अ लोअर ऑर्बिट, और फ्रॉम द लोअर टू हायर ऑर्बिट। मेरे जॉब चेंज करने के दो रीजन हो सकते हैं। या तो जो मुझे सैलरी मिल रहा था उससे ज्यादा सैलरी में मैं जा रहा था, लोअर टू हायर। दूसरा, मुझे तो ऑलरेडी हाई मिल रहा था, उससे मैं लोअर में जा रहा था। अरे ऐसा कोई थोड़ी ना करेगा। तो क्या, हाँ करेगा, काफ़ी सारे लोग करते हैं, मैंने भी किया। क्यों मैंने किया? तो कि जो पैसा मुझे 8 घंटे काम करके मिल रहा था, अगर वही पैसा मुझे 4 घंटे काम करके मिल रहा है, तो मैंने वाइस डिसीजन लिया या नहीं लिया? ओके, लिया। आपको तो हाँ ही बोलना पड़ेगा कि वेल मैं तो ले ही चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, मतलब क्या? तो कि मुझे पैसा अगर उससे भी थोड़ा कम मिलता है, पर मुझे, एज वी नो दैट ना, हम काफ़ी बार कहते हैं टाइम इज़ मनी, कहते हैं कि नहीं कहते? ओके, तो मैंने यहाँ से जो 4 घंटे बचाए, ओके, भले मुझे उससे कम पैसा मिला, पर मैंने 4 घंटे बचाए, तो अल्टीमेटली मैंने अर्निंग तो कुछ किया। तो क्या क्या अर्निंग किया? तो क्या जो 4 घंटे बज रहे थे ना, उसमें से मैं जल्दी घर पे आ गया, तो क्या हाँ, खाना वाना जल्दी खा लिया, तो क्या हाँ, तो अब मैं हर रोज़ एक बैच ले सकता हूँ, हाँ या ना? तो क्या हाँ यार, ले सकते हैं। तो क्या हमारा दिमाग तो बैचेज ही काउंट करेगा। तो कि रोज़ एक बैच मैंने काउंट कर लिया, हफ्ते में अगर 2-2 दिन पढ़ाता हूँ, तो मैं 3 बैचेस को पढ़ा सकता हूँ। तो जो भी मुझे यहाँ पे लॉस हुआ, उसको मैंने यहाँ से कॉम्पनसेट कर लिया। तो यहाँ पे जैसा हम सोचते हैं, वैसे हमारा जो सोचने का तरीका है वो एटम के जैसा ही थोड़ा बहुत होता है, ताकि एटम जो है वो अपनी फिनोमिना को हमें समझाता है कि एटम जो है वो कभी भी एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करे। उसकी 2-3 पॉसिबिलिटी है। नंबर 1, अब जंप करेगा तो या तो हायर से लोअर जाएगा, या तो लोअर से हायर जाएगा। दूसरा, या तो एनर्जी को वो एमिट करेगा, या तो एनर्जी को वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इट इज समथिंग लाइक दैट कि अगर मान लो मैं जॉब कर रहा था, तो मुझे कोई सैलरी दे रहा था, ओके, पर जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो मुझे क्या करना है, अब मुझे और किसी को सैलरी देना है। मतलब क्या, या तो एनर्जी में एमिट करूंगा, या तो मैं एनर्जी को एब्जॉर्ब करूंगा। एब्जॉर्ब करना मतलब मैं ले रहा हूँ, एमिट करना मतलब मैं दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कंडीशन अगर नाम से पता चले, जैसे अभी किसी ने कहा ना कि यार उसको मज़ा नहीं आ रहा था, मतलब वो वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं था। ओके, व्हेन आई वाज इन उद्गम, तो मैंने 7-8 साल काम किया। अगर निकलना ही होता तो 1 या 2 साल में मुझे मना कर देते कि अब आप मत आइएगा, वी आर नॉट कंफर्टेबल। अगर मैंने 7-8 साल काम किया, मतलब क्या था कि मैं तो वहाँ पे सेट था। बट 7-8 साल के बाद अब मेरा फ्रीक्वेंसी है वो वहाँ पे सेट नहीं हो रहा था। क्योंकि मे बी दैट यू कैन ऑल्सो फेस दैट, कि जैसे आप बहुत छोटे थे ना, तो पापा मम्मी मारो दीकरो मारी दीकरी मारो वालूडो, ओके, मारो चिकलो मारो चिकली। પણ હમણાં છેલ્લે છેલ્લે લોકડાઉનમાં આખો દી ઘરે ને ઘરે હો, તો કેવી રાડો પાડે તમારા ઉપર, ભણવા બેસો અને જાઓ ને શું કરો, मतलब क्या? तो कि ये वही पेरेंट है जो हमारे साथ इतने प्यार से बात, हाँ, आप भी कभी कभार उसके ऊपर चिल्लाते हो, तो उसको भी ऐसा लग रहा है कि ये छोकराओ છે। तो क्या हाँ, पर होता क्या है, तो कि इट हैपेंड। क्यों, वाई इट हैपेंड?
ताकि हम काफी टाइम से साथ साथ रहते हैं ना, तो कभी कभार हमें लगता है कि हमारे फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रही है। ओके, तो एटम का भी यही किस्सा होता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी वहां पे मैच नहीं होती है, तब वो इलेक्ट्रॉन जंप करता है। ओके, एंड एवरीबॉडी वांट्स समथिंग जंप टू जंप। ओके, कभी कैटरीना को रणबीर अच्छा लगा, तो कभी रणबीर को आलिया अच्छी लगी, तो कोई कहीं ना कहीं पे जंप करता रहता है। तो उसके जंप करने के अलग अलग रीजंस होते हैं, कभी वो कहीं था, कभी कोई कहीं और था। तो एवरीवेयर इफ यू जस्ट ऑब्जर्व इट, तो वो जंपिंग 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 चलता ही रहता है। ओके, तो उसके हिसाब से बताया कि फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ द एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन दैट इज HF इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। ये पूरा का पूरा मुझे एक कहानी इसलिए बताना पड़ा ताकि मुझे एट द एंड ऐसा कुछ बताना था कि एनर्जी E2 माइनस E1 रहेगा व्हेन दैट इज जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर और लोअर टू हायर। ओके, बट इतनी बात अच्छी तरह वैसे आगे भी हम देखेंगे, हाँ, कि जब हायर से लोअर जाते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है, और लोअर टू हायर जाएगा तो वह एमिट करेगा या ऑब्जर्व करेगा। पर ये एक पॉइंट बोहर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। एक और पॉइंट माना जाता है जिसको हम कहते थे यहाँ पे क्वांटम कंडीशंस। वैसे स्टेशनरी तो बरोबर है, जैसे कि अगर मान लो आपके पापा जैसे अब जब आप छोटे थे तब से एक कंपनी में है, आज उसका पोजीशन काफी चेंज हो गया, बट स्टिल ही इज वर्किंग विद दैट सेम कंपनी। व्हाई? वो वहां पे स्टेशनरी क्यों है? तो क्या पहले सैलरी मिल रहा था, धीरे 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 कंपनी सैलरी अच्छा देता गया, काम करने में मजा आता गया, पापा कंपनी में और कंपनी पापा के साथ दोनों सेट हो गए। ओके, वैसे वो प्राइवेट कंपनी में जॉब करे, बट स्टिल वी कैन से दैट कि हाँ उसका परमानेंट जॉब है गवर्नमेंट जैसा। क्यों? तो कि अब वो काफी सालों से काम कर रहे हैं, तो ऑल आर यूज्ड टू। आपके पेरेंट, आपके फादर कंपनी के साथ एडजस्ट है, कंपनी फादर के साथ एडजस्ट है। तो यहाँ पे उसने ऐसा कहा व्हाइल रिवॉल्विंग इन द परमिसिबल ऑर्बिट, मतलब क्या? पापा कंपनी के रूल फॉलो कर रहे हैं, कंपनी पापा जो कहते हैं उसके हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस कर रहे हैं, तो दोनों को मजा आ रहा है। तो विल रिवॉल्व इन द परमिसिबल ऑर्बिट एंड इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनी एनर्जी। कंपनी ने बोला, पापा ने किया, पापा ने बोला, कंपनी ने चेंज कर दिया, तो खाली फुकट बवाल करने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो तब कोई एनर्जी को रेडिएट करने की जरूरत नहीं रहती है। दिस नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी। मतलब क्या? कंपनी भी खुश, पापा भी खुश, दोनों आमने सामने खुश खुश है, मतलब वो स्टेशनरी ऑर्बिट में। और ऐसा ही हम एटम्स में भी देखते हैं। और ये वाला जो था वो मैं आपको बता चुका था कि हर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसी ही ऑर्बिट में ट्रैवल करेगा जो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। ओके, और ये मैं क्वांटाइजेशन के टाइम पे आपको ये करवा चुका था। तो वैसे जो मैंने समझाया वो एक सर देखने का एक अलग नजरिया था, बाकी तो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं वही आपको याद रखने हैं। An atom consists of a small and massive central core called the nucleus around which planetary electrons revolve. The centripetal force required for their rotation is provided by the electrostatic attraction between the electrons and nucleus. ये पॉइंट भी मैं डिस्कस कर चुका था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन उसी न्यूक्लियस के आजू बाजू घूमता है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो ये 4 पॉइंट, पहला न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, न्यूक्लियस के आजू बाजू घूमेगा। दूसरा क्वांटम कंडीशन, दैट इज कॉल्ड एज अ क्वांटाइजेशन कंडीशन आल्सो, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h/2π, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, अगर कोई स्टेशनरी ऑर्बिट में एटम है तो खाली फुकट एनर्जी को रेडिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, energy will emit or absorb. Okay, when electron jump from higher to lower, lower to higher, it's a HF is equals to E2 minus E1. अभी जो 6th नंबर का क्वेश्चन है वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। इसको मैं जनरली 2 पार्ट में डिस्कस करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पे लिखता भी जाऊंगा ताकि यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो काफी काम का है। हो सकता है आज हम फर्स्ट पार्ट करें और सेकंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए भी छोड़ दें, ताकि आप देखेंगे जिसके पास नोट्स होगा वो देखेंगे काफ़ी काफ़ी छोटा क्वेश्चन है ये। ओके, ताकि वो समझेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। ओके, हाँ,
वैसे ये काफ़ी लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, वैसे इसको ये पहले से भी समझ में आ सकता है। तो उस क्वेश्चन को अभी के लिए मैं छोड़ देता हूँ जो काफ़ी बड़ा है, बिकॉज आई नीड अ लिटिल बिट मोर फ्रेशनेस, और मैं थोड़ा आमने सामने रहूँगा तो मुझे और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, 6 को अभी मैं स्किप करके 7th बता देता हूँ। 7th इज़ वेरी वेरी ईजी। ठीक है, 7th के लिए क्या करना है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा है किसी ने क्या? यस आदित्य, क्या पढ़ा है? बताएंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है दोस्त? एमिशन या एब्जॉर्प्शन के बेस पे जो लाइन, स्पेक्ट्रल लाइंस जो दिखती है एक स्क्रीन पे, वो। और उसमें क्या होना चाहिए? मतलब सर मतलब क्या एग्जैक्टली क्या दिखता क्या है? लाइंस, मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यानी क्या होता है? हाइड्रोजन का एटम जो एनर्जी रिलीज करता है उसके अकॉर्डिंग स्क्रीन पे जो लाइन जैसा बनता है वो। डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ओके, यस यस यस। चलो अब यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एनिमेशन है वो दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? Yes. ओके, देखो दैट इज अबाउट द ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल 1 to 7 ऐसा कुछ लिखा है, जहाँ पे मैंने 4th लेवल लिया है, ट्रांजिशन टू 2nd लेवल। कहाँ से? तो कि 4th लेवल से 2nd लेवल में अगर एटम जो है वो ट्रैवल करेगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसा ले लूँ, हाँ देखिएगा, इसको भी मैं यहाँ पे 2nd लेवल ले लूँ और 2nd से 2nd लेवल, तो क्या आपको यहाँ पे जो दिख रहा है वो ऑलमोस्ट सर्कल जैसा ही दिख रहा है? परफेक्ट सर्कल जैसा ही है। ओके, मतलब क्या? तो कि वैसे यहाँ पे देखा जाए तो कोई ज़्यादा एनर्जी की उसको ज़रूरत नहीं रहती है। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लेवल चेंज किया, यहाँ पे कुछ कुछ डेटा चेंज हो गया, इफ़ यू नोटिस दैट। फिर से दिखा देता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, तो देखो 2 कर दिया तो यहाँ पे सिर्फ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहा। उसका जैसे मैंने यहाँ पे 3 कर दिया, देखो तो 3.14 आ गया, -1.51 आ गया। मतलब कहाँ से कहाँ जंप किया? तो कि यहाँ से यहाँ मैंने जंप किया, तो फोटोन एब्जॉर्ब सम फ्रीक्वेंसी, सॉरी सम वेवलेंथ। अब मान लो उसको 3 का मैंने 4 कर दिया। ऑब्जर्व, क्या आपने यहाँ पे उसका शेप ऑब्जर्व किया? शेप जो है वो चेंज होता गया। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट लेवल पे था, दैट इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे फर्स्ट लेवल, ये सेकंड को छोड़कर मैं थर्ड पे चला गया। जैसे मैं यहाँ पे गया, इसका शेप चेंज हो गया। अब मान लो मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, इफ यू कैन ऑब्जर्व इट, 1 2 3 4, ऐसे वो 5 शेप जैसा दिख रहा है, पेंटागन जैसा थोड़ा बहुत दिख रहा है। देखो तो अगर मैं 4 कर दूँ तो शेप कैसा दिख रहा है? स्क्वायर टाइप। स्क्वायर। थोड़ा स्क्वायर टाइप दिख रहा है। अब देखो तो 3 देखो तो एक मोमेंट ट्रायंगल। ट्रायंगल। एक मोमेंट के लिए ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। ओके, यस अगर सर। मैं 2 कर दूं तो ये थोड़ा बहुत कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल या इलिप्स जैसा दिख रहा है थोड़ा बहुत। हाँ, इलिप्स। यस। एलिप्स। ये यहाँ पे सेम टू सेम में था, कहाँ से कहाँ गया? तो फिर लोअर लेवल से हायर लेवल पे हम ले रहे थे। अब देखिएगा, हाँ मैं यहाँ पे थर्ड से कहाँ आया? तो कि थर्ड से सेकंड में आया। यहाँ पे आपने अगर ऑब्जर्व किया ना, तो ये एरो कहाँ पे आया? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया। ओके, अगर मैंने थर्ड का कर दिया 4, ओके 4 का कर दिया मैंने 5, 5 का अगर मैं कर दूं 6, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं दिख रहा है इस शेप के अंदर, पर यहाँ पे जो फोटोन एमिटेड है ना उसमें चेंज आ रहा था। अब देखिएगा मैं यहाँ पे 7 कर दूं फाइनल। ओके, तो क्या यहाँ पे कोई ज़्यादा बहुत चेंज आया कोई बड़ा? तो कि नहीं, यहाँ पे कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया। अब देखिएगा यहाँ पे आप एमिटेड फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, उसके ऊपर फोकस करिएगा। मैं 6 का कर दूं 5, ओके सॉरी 7 का 6, उसका अगर मैंने किया 5, उससे मैंने किया 4, 4 से किया मैंने 3, तो वेवलेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा था? इंक्रीज हो रही है। एमिशन ज्यादा हो रहा था सर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 2 कर दूं तो यहाँ पे तो कुछ नहीं रहा।
क्यों नहीं हुआ कुछ? स्टेशनरी स्टेट है। हाँ, अब देखो तो वहां पे फोटोन क्या लिखा हुआ था, फोटोन। emitted, अब यहाँ पे क्या बढ़ा गया? absorbed, Absorb. एब्जॉर्ब। ऐसा कब हुआ, आपने नोटिस किया कब एमिट हो रहा था? सर हायर टू लोअर गए तो एमिट। High. हाँ, अब ये यहाँ पे कौन से लेवल पे है? ट्रांजिशन फ्रॉम फर्स्ट लेवल पे है ना। लोअर टू हायर। हाँ, कहाँ से गया? फर्स्ट से सेकंड में गया है। सेकंड। तो कहाँ से था? तो के लोअर से हायर गया, तो एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब। अब मान लो मैं यहाँ पे 2 की बजाय 3 कर दूं, एब्जॉर्ब लिखा है। ओके, यहाँ पे सर्कल भी देखते जाइएगा। एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब हो रहा है, पर वहाँ पे आपने इस डेटा के ऊपर फोकस किया, ये डेटा में माइनर माइनर रिड्यूस सा हो रहा है। हाँ, और यहाँ पे ये जो शेप था वो धीरे धीरे कैसा होता गया? sides पर इंक्रीज, ताकि वो यहाँ पे फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, सिक्स लेवल, और मैं यहाँ पे अगर 7th कर दूँ तो देखो एक्सट्रीम ऑर्बिट में चला गया वो। और यहाँ पे अगर वो फर्स्ट की बजाय मैं सेकंड करता, ओके, सेकंड की बजाय मैं थर्ड करता, पर है तो 7th में ही ना, इसलिए वो आउटर ऑर्बिट में ही रह रहा था। तो दिस इज जस्ट अ आइडिया कि अगर वहाँ से ट्रांजिशन होता है फ्रॉम फर्स्ट एनर्जी लेवल टू सेकंड एनर्जी लेवल, या तो हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, या तो लोअर टू हायर, तो चलो कौन बताएगा कहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब होगा और कहाँ पे एनर्जी एमिट होगा? lower to higher absorb, हायर लोअर टू टू लोअर हायर। एमिट करें। Higher to lower emit. उसको अच्छी तरह से दिमाग में फीड कर देने का, राइट। अब देखिएगा, अब ये जो इतना छोटा सा ये फॉर्मूला है ना, वो कैसे आएगा उसका डिस्कशन हमें बाद में करना है, ताकि वो 6 से रिलेटेड है। मैं मेरा ये जो क्वेश्चन है वो इस छोटे से फॉर्मूला से बात आगे बढ़ाता हूँ, जिसमें अभी आपको मैं यहाँ पे इस फिगर के बारे में समझाने वाला हूँ। वैसे याद होगा किसी किसी को ये फिगर? यस सर। ओके, इसको मैं कहता हूँ, ओके, लाई, क्या लिखा है ये? बापा, बापा, बापा। ओके, ये क्या लिखा है? वैसे पढ़ने के लिए, हाँ हाँ हाँ। अब वैसे स्पेलिंग पे नहीं जाने का, हमें तो यहाँ पे साइंटिस्ट के हिसाब से लेना था, इसलिए मैंने ऐसा लिखा हुआ है। ओके, तो ये क्या स्टेटमेंट बन गया? लाए बापा बापा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट। આવું જોશથી નહીં બોલતા હું, કદાચ પપ્પા ઘરમાં હશે ને તો આવીને પેલા મૂકશે. ઓકે, अंदर જ ઊંઘે છે સર। है ने, तो बस तो वांधो नहीं। तो लाई से लाइमन, बा से बामर, पा से पास्चन, यहाँ से आएगा ब्रैकेट, और ये आएगा, वैसे फास्ट नहीं है, वैसे उसका स्पेलिंग है PFUND, जिसको बोलने के काफ़ी सारे तरीके हैं। कोई पी फन कहता है, कोई फुंड कहता है, कोई पी फंड कहता है, कोई सिर्फ फन कहता है, कोई पी साइलेंट कहता है, कोई पी को साउंड कहता है। आपको जो अच्छा लगे वो आप कह सकते हैं, कोई टेंशन नहीं लेने का, ताकि अब पी फन जो थे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं कि उसको किस नाम से बुलाया जाता है, ताकि वो अब तो बेचारे रहे नहीं है, ठीक है। वैसे बता दो, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, पी फन, ये सभी के सभी साइंटिस्ट के नेम है। यहाँ से ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है और आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? लाइमन में कितने एरो है? 1 2 3 4 5 एरोज है। बामर में कितने हैं? 1 2 3 4, पास्टन में 1 2 3, ब्रैकेट में 1 2, और पी फंड में सिर्फ 1। ये एरोस क्या इंडिकेट कर रहे हैं? इफ यू नोटिस दैट, कोई अपना ऑब्जर्वेशन बताएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम हायर टू लोअर हाँ, ऑर्बिट। तो यहाँ पे ऐसा समझना है कि जब भी हम कोई फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। ओके, यहाँ से फर्स्ट से सेकंड, थर्ड से फर्स्ट, फोर्थ से फर्स्ट, फिफ्थ से फर्स्ट, सिक्स्थ से फर्स्ट, हर कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ आना चाहता है? तो कि फर्स्ट में आना चाहता है, या तो हम लाना चाहते हैं
तब वहाँ पे हमें कोई फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला मिलता है, तो पूरा का पूरा फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ उसका हमें आइडिया देता है। तो सबसे पहले तो आपको ये लाई बापा ब्रेकफास्ट याद होना चाहिए, जिसका सीक्वेंस याद होना चाहिए, राइट। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जर्वेशन का बोल रहा हूँ, ध्यान से और अच्छी तरह से सुनिएगा। हो सकता है आपको ये वैल्यू पता हो, यस एनीवन रिमेंबर इट, ये होती है रिडबर्ग कांस्टेंट। ओके, शायद हो सकता है आपने केमिस्ट्री में सुना हो, नहीं सुना हो तो अब आगे से याद रखनी है। अब यहाँ पे क्या बताना है आपको, तो कि अब यहाँ पे ये वैसे आपको बता कर शायद आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी, ये क्वेश्चन 2 मार्क में पूछा जाता है। इसमें से क्या करना है, तो कि लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, कीफन सबके नाम लिखने हैं, और देखो तो सब में ऑलमोस्ट फॉर्मूला सेम है, यही फॉर्मूला लिखने हैं। फिर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये नहीं समझ पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं। ऑब्जर्वेशन क्लियर रखिएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप इन द माइंड दिस इज द फिक्स फॉर्मूला। ओके, कैसे, तो कि 1/λ r 1/n(i²) -1/n k²। समझना क्या है, तो कि ये छोटा है और ये उससे कैसा है, बड़ा है। आई रिपीट, इसको छोटा समझिए, इसको बड़ा समझिए। तो देखिए लाइमन यानी फर्स्ट, तो यहाँ पे ले लो 1² - 1/2², यानी ये 2, 3, 4 से स्टार्ट होगा। ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग रखेगा तो परफेक्ट पता चलेगा। लाइमन के बाद है दूसरा बामर, जो यहाँ से 2 से स्टार्ट होगा, मतलब 1/2² - 1/3², यानी देखो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये है 3, 4 एंड 5। पास्चन, तो कि पास्चन 1/λ r 1/3² - 1/n², पर यहाँ पे n किससे स्टार्ट होगा, तो कि 4, 5 एंड 6 से स्टार्ट होगा। मतलब क्या, तो कि पास्चन 1/3² - 1/4² से स्टार्ट हो सकता है। हर एक की फर्स्ट वैल्यू को कहा जाता है अल्फा, दूसरी वैल्यू को कहा जाता है बीटा, और तीसरी वैल्यू को कहा जाता है गामा। इसके नाम है ना, उसको जो अभी मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छी तरह से दिमाग में फिट करेगा, बहुत ही सिंपल है, बट अगर आपको एक बार अच्छी तरह से दिमाग में सेट करना पड़ेगा। अगर मान लो मैंने कहा लाइमन का बामर सीरीज आपको फाइंड करना है, लाइमन का बामर यानी लाइमन यानी कौन सा नंबर आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में लाइमन कौन, तो कि फर्स्ट। लाइमन कहाँ से स्टार्ट होगा, तो कि 1/1²। उसका बीटा मतलब क्या, तो कि ये अगर 1/1² है तो n कहाँ से स्टार्ट होगा, 2, 3, 4, 3, उसमें बीटा कौन, 3, तो 1/1² - 1/3² करो, r का वैल्यू डालो, 1/λ मिलेगा, रेसिप्रोकल करो, लैम्डा मिलेगा, c = f λ करो, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात मैंने क्या कहा। Yes, sir. अब रेशियो पूछा जाता है, कैसे, तो कि बामर का अल्फा और ब्रैकेट का बीटा, तो क्या करने का देखिए। ओके, जैसे मैंने बोला तो आप याद रखिएगा, बामर के लिए अल्फा, तो लाइमन बामर, बामर यानी दूसरा 1/2² - 1/n², उसका है अल्फा। अगर ये 1/2² से है तो उसका कहाँ से स्टार्ट होगा, तो कि 3, 4, 5 से स्टार्ट होगा, तो उसका अल्फा मतलब क्या लेने का, 3, 3, 3 1/3², r का वैल्यू डालो, 1/λ ले लिया। ओके, उसका रेसिप्रोकल करो, आपको मिल जाता है लैम्डा किसका, तो के बामर का, और बामर के लिए अल्फा। उसके बाद किसका लेना है, तो के बामर के बाद आता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट का बीटा, तो लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट यानी फोर्थ नंबर पे आया 1/4², तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, एन उसका 5, 6, 7 से स्टार्ट होगा। उसका बीटा यानी कौन, 6, 1/4² - 1/6², फिर से वैल्यू डाला, फिर से उसका रेसिप्रोकल किया, लैम्डा मिल गया, तो लैम्डा फॉर ब्रैकेट। आ रही है बात समझ में। ऐसे न्यूमेरिकल्स 2 मार्क में अच्छी तरह से पूछे जाते हैं, बहुत 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 ही सिंपल होते हैं। आपको बस सिर्फ ये नाम याद रखने हैं, हर एक में सेम टू सेम फॉर्मूला। हाँ, आई इंसिस्ट कि यहाँ पे जो 2 किया है उस 2 शायद आपको कंफ्यूज करेगा, तो 2 हटा दो, यहाँ सबसे सिर्फ n ही रखो। वैसे वो n1 n2 है, पर हो सकता है वो शायद आपको कंफ्यूज करे। 1/1² - 1/n², उसका n कहाँ से स्टार्ट होकर 2, 3, 4 से,
1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, इसका n कहाँ से स्टार्ट, तो क्या 3 4 5 से। फर्स्ट वैल्यू क्या बताएगा, क्या नाम देने का उसका, अल्फा दूसरे का, बीटा बीटा तीसरे का, गामा हर एक के लिए अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा आएगा। ओके, उसके बाद एक और छोटा सा पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और वो है आई लव यू। कैसे, तो क्या देखिएगा, हाँ वैसे आप इसको उली भी कह सकते हैं, किसी को अगर आई लव यू याद नहीं रखता अच्छा लगता है तो उली भी याद रख सकता है, वो हर एक की अपनी अपनी फितरत के ऊपर काम करेगा। कैसे, ये कहाँ से आया ये उली या तो आई लव यू, तो क्या देखिए लाइमन जो है पहला, वो कहाँ पे रहता है, तो क्या अल्ट्रा वायलेट रीजन में वो रहता है। उसके बाद बामर जो है वो विजिबल में रहता है, विजिबल का मैंने लाइट ले लिया तो मुझे वो एल यहाँ पे मिल जाता है, आई एल यू। ये आई एल यू कहाँ पे आपने देखा था याद है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमने देखा था। ओके, तो वहाँ पे वो हमने देखा था ना, रोमी लक्स ले गई, याद हो तो। ओके, जिसको याद होगा वो याद रख लेता है कैसे भी। और बाकी के 3 है पास्चन, ब्रैकेट और पी फंड, सभी के सभी आते हैं इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड का बनेगा आई। तो याद रखना आसान है, नीचे के 3 इंफ्रारेड, ये विजिबल और ये अल्ट्रा। किसी को याद है अल्ट्रा से लाइट में और लाइट से इंफ्रारेड में जाते हैं तो वेवलेंथ कम होता है कि वेवलेंथ बढ़ता है, बढ़ता है। सर रिपीट कर दो ना एक बार। अगर मैं अल्ट्रा वायलेट से लाइट में जाऊं, लाइट से इंफ्रारेड में जाऊं, तो वेवलेंथ बढ़ा कि कम हुआ, इंक्रीज। इंक्रीजेस। इंक्रीज। तो इसके लिए मैंने थर्ड चैप्टर में ये जो पॉइंट बताया था ना, उसमें मैंने ऐसा कहा था, एक याद रखने का कि अगर मैं इसको फॉलो करता हूँ, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस तो वेवलेंथ डिक्रीजेस, अगर मैं आई एल यू में जाता हूँ वेवलेंथ डिक्रीजेस है, तो यू एल आई में आता हूँ तो वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीजेस होगा। ओके, तो यू एल आई में जब जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होता है। वैसे ये छोटा ही क्वेश्चन है पर ये अपने को याद होना चाहिए। आई होप इट्स क्लियर एवरीवन, पक्का। तो आज का जो हमारा क्लास वर्क है वो क्लास वर्क आप 2 बार लिखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। और इसमें ये जो सीरीज के नाम लिखे ना, वो नाम आप लिख दीजिएगा सिर्फ, उससे ज़्यादा मुझे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है। और उसके ऊपर जो बहुत हाइपोथेसिस हमने की वो लिखने हैं। इसके बाद आई थिंक हमने पार्ट 2 से कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं दिए है, राइट। हाँ Yes. ओके, सर। हाँ तो उसमें से अभी आप ये फर्स्ट को ट्राई करेंगे और 1 3 4 5, ओके ठीक है चलो। तो पार्ट 2 से आप ट्राई करेंगे 1 3 4 5 1 टाइम, राइट। तो यहाँ तक हम क्वेश्चन रखते हैं। और होमवर्क में हमारा जो क्लास वर्क है वो आप 2 बार लिखेंगे, क्लास वर्क ट्वाइस। ओके, और पार्ट 2 से 1 3 4 5 वो आप 1 टाइम लिखेंगे। एवरीवन क्लियर। ओके, तो अभी का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं कल मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टिल देन बाय बाय।